नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या सिर्फ टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले खबर की जो है बात करते हैं। जो लोकल न्यूज़ है, इस वक्त लोकल न्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ है वो है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कल स्वास्थ्य मंत्री और आपूर्ति मंत्री और अन्य नेताओं के साथ एक अहम बैठक की और उन्होंने उसमें कहा है कि सरकार की योजना राज्य में फैमिली डिजिटल कार्ड जारी करने की है। इसके साथ ही सीएम ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्रों में का चयन करने पर कहा है कि इसमें पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी और सरकार ने कहा है कि सरकार का विचार है कि जनता को राशन, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही कार्ड के माध्यम से मिल सके। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने कल घोषणा की है कि मतलब वन स्टेट वन डिजिटल कार्ड सिस्टम जो आएगा वो कहीं ना कहीं राशन और स्वास्थ्य जो भी प्रोफाइल है उसको ले करके कहीं ना कहीं ये एक कार्ड के थ्रू आप सारे काम कर सकेंगे। इसी में खबर है कि आवश्यक कई कार्डों की जगह लेगा ये, और भी जितने कार्ड हैं उन सब की जगह लेगा और एक कार्ड बनेगा। वन स्टेट वन डिजिटल कार्ड सिस्टम जो है ये मतलब यहाँ पे सिटी में हो या गांव में हो, हर जगह पे ये कार्ड आपकी स्वास्थ्य से जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे भी, और अगर आप राशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ये कार्ड आपका पूरा जो है वो करेगा। और मतलब पहले राशन कार्ड बनता था उसमें सिर्फ राशन मिलता था, लेकिन अब इस कार्ड के थ्रू राशन भी मिलेगा, स्वास्थ्य की जो भी वो हैं मतलब वो सब आपको मिलेंगी सुविधाएं। और इसके बाद फिर वहीं कल जो है इसकी मतलब एक समीक्षा बैठक हुई है जो पहले, अब ये भी देखा जा रहा है कि आगे ये कितनी जल्दी इसका जो प्रोसेस है वो मतलब जो यहाँ के सीएम है वो आगे मतलब लागू करेंगे और इस पर कितनी जल्दी काम होगा, ये काफ़ी अहम चीज़ है। जी, तो बात करें नेशनल खबर की तरफ तो कल से देखा जाए पॉक्सो एक्ट का मामला बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि संसद को पॉक्सो अधिनियम में संशोधन को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए, उन्होंने कहा है। और कहा है कि ताकि बाल जो पोर्नोग्राफी है उसके वो शब्द की जगह पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द का इस्तेमाल किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया जाए ताकि ये जो मामला है इसको गंभीरता से और सटीक शब्दों में बताया जा सके। बिल्कुल, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो क्या बोलते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये जो है पॉस्को और आईटी एक्ट की तरफ के उससे ये कहीं ना कहीं अपराध है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि मद्रास उसकी तो मद्रास का जो हाई कोर्ट है उसने कुछ समय पहले एक वो किया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर कोई डाउनलोड करता है और उसको देख रहा है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन अगर वो उसको शेयर कर रहा है, उसको प्रसारित कर रहा है तो वो अपराध है। वहीं इस पे कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मतलब जो भी इस अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया था वो कहीं ना कहीं सही फैसला नहीं है और इसके लिए हम पे सेशन कोर्ट में इस जो भी ये केस है इसको डाला गया है और सेशन कोर्ट कहीं ना कहीं अपने हिसाब से काम करेगा। वहीं इसने एक वो भी दिया गया डेटा भी कि भारत में ऑनलाइन पॉर्न देखना गैर कानूनी नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट 2000 में पॉर्न वीडियो बनाने, पब्लिश करने और सर्कुलेट करने पर बैन है। वहीं दूसरा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेशन 67 और 67A में इस तहत के अपराध करने वालों को 3 साल की जेल के साथ 5 लाख रुपए जुर्माना भी देना हो सकता है। वहीं अगर बात करें आईपीसी के सेक्शन 292, 293, 500, 506 में भी इससे जुड़े अपराध को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। पॉक्सो के तहत ये कार्रवाई होती है।
तो इस वक्त अगर देखा जाए तो देश में जो है कहीं ना कहीं अगर कुछ लड़कियों के साथ जो हम लोग रोज़ इस तरह की खबरें आती हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मतलब रेप हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, उसमें इन वीडियोस का काफ़ी खाते हैं, ये वीडियोस इस पे काफ़ी सारी बहस भी हो चुकी है। बॉलीवुड के जो आइटम सॉन्ग बनते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं बैन होना चाहिए और इस तरह की जो वीडियोस हैं उनको जो है आप वो मतलब बैन कीजिए हिंदुस्तान में। वहीं अगर बात करें तो उसने बोला कोर्ट ने कि हम संसद को सुझाव देते हैं कि पॉक्सो एक्ट में बदलाव करें और इसके बाद जो है पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्सुअली एंड वो जो पूरा उन्होंने बोला है उस तरह से काम हो। वहीं अगर देखा जाए तो इस वक्त देश के हालात में बच्चियों और लड़कियों के साथ मतलब देखा जाए तो महिलाओं के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ये सब चीज़ें इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि ये लोग देखते हैं उसके बाद वो फिर आगे उस तरह की उनकी मेंटलिटी सेट होती है और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को करने के लिए बेताब होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इसको गंभीरता से लेते हुए इसको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो छेड़छाड़ की खबरें देखी जाती हैं, देखा जाए तो सिर्फ लड़कियों के साथ ही इस तरह की वारदात सामने नहीं आती है, बल्कि लड़कों के साथ ही और जो दूसरे बुज़ुर्ग हैं या बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और इसमें कहीं ना कहीं इन सारे वीडियोज़ का कहीं ना कहीं हाथ रहता है और जो वीडियो इस तरह के दिखाए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को घृणित कर रहे हैं, पूरे समाज को बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो महाराष्ट्र में इस वक्त शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। जो महाराष्ट्र के MIM के चीफ हैं इम्तियाज़ जलील, उन्होंने शिंदे सरकार पर प्रहार करते हुए कहा है कि शिंदे सरकार इसको गंभीरता से ले। जो भाजपा के जो नेता हैं नीतीश राणे, जो आए दिन मुसलमानों को लेकर और एक जो समुदाय है उसको लेकर आपत्तिजनक शब्द बोलते रहते हैं, उसको लेकर उनको गंभीरता से लेना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी आपत्ति जतानी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जो रामगिरी महाराज हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब पैगंबर के खिलाफ जो आपत्तिजनक शब्द बोले थे उनके खिलाफ भी एक पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और जो महाराष्ट्र की सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए। इसी को लेकर कल इम्तियाज़ जलील ने एक शक्ति प्रदर्शन किया था तिरंगे के साथ और उसमें उनके कई नेता भी शामिल हुए थे और काफ़ी भारी संख्या में भीड़ भी जमा हुई थी, जिससे ट्रैफिक की भी समस्या सामने आई थी। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वीडियो जो आ रहे हैं वहाँ से तो काफ़ी सारी गाड़ियों का काफिला वो कहीं ना कहीं मुंबई की तरफ बढ़ रहा है और इसमें इम्तियाज़ जलील का ये कहना है कि हमने कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से बात की थी, इन दोनों के ख़िलाफ़ हमने इसमें FIR दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जो है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जाति और धर्म के हिसाब से काम करती है। अगर यही किसी और धर्म का होता तो अब तक गिरफ्तार हो गया होता, अब तक उस पर केस चल गए होते, लेकिन ये एक विशेष धर्म का है जो कहीं ना कहीं मतलब उसका नेता है, बीजेपी का सरकार में है, इस वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं जो वो जो बाबा था जिसने उजर पाक के बारे में ऐसा कुछ कहा था, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके पक्ष में नीतीश राणा ने बोला था कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो हम मस्जिद में घुस करके चुन के मारेंगे, मुझे 15 मिनट का वक्त दे दिया जाए, मतलब हटा दी जाए पुलिस। इस तरह के बयान दे रहे हैं आप, तो इससे कहीं ना कहीं आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं। वहीं इम्तियाज़ जलील ने आगे कहा है कि खुले मंच से मुसलमानों को मतलब कहीं ना कहीं धमकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि वो मतलब आगे आए और इस पे कुछ एक्शन लें। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम पीसफुली अपना प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, हम यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, वहाँ पे जा कर के हम एकनाथ शिंदे से मिलेंगे, एकनाथ शिंदे से ये आपने जो भी प्रस्ताव वो रखेंगे कि भाई आप इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर यही किसी और धर्म का कोई भी बंदा अगर कुछ बोल देता है उसके खिलाफ फ़ौरन एक्शन ले लिया जाता है। वहीं अगर आप देखें कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था कि कुछ मिनट के लिए पुलिस को हटा लो तो ये हो जाएगा, उन पे कितना केस चला जी। और लेकिन वहाँ पे भी अगर आप देखें तो अभी लोकसभा के इलेक्शन में वो आई थी महाराष्ट्र की जो हैं यहाँ पे आके उन्होंने बोला था, जो लेडी है वहाँ की जो अभी बीजेपी में आई हैं, हार गई लेकिन इस बार
उन्होंने बोला था कि आप मतलब यहाँ पे पुलिस को हटा लें। उसके बाद भी कोई मतलब हुआ नहीं कुछ। नवनीत राणा ने बोला था कि आप पुलिस को हटा लें। अब ये बोले नीतीश राणे कि आप पुलिस को हटा लें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा अगर कुछ करती है तो वो ठीक है, लेकिन अगर किसी और धर्म का, किसी और पार्टी का कोई बंदा इस तरह के काम करता है तो आप उस पर जो है एक्शन लेते हैं, उस पर फौरी एक्शन लिया जाता है, उसके बाद कोई सुनवाई भी नहीं होती है। जी, जी। तो ये कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर के और जो भी देश की अपोजिशन पार्टीज हैं उनको लेकर के चीज़ें हो रही। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा रिता, कि इस देश में जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको भी इस मामले में बोलना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए, वरना फिर इन लोगों की जो मतलब क्या बोलते हैं हिम्मत और बढ़ती रहेगी। कहीं ना कहीं अगर ये कोई कहता है कि मुसलमानों के साथ कोई पार्टी नहीं है इस देश में, तो वो बिल्कुल मतलब सोचने पे मजबूर करता है कि हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि आप देखें जब भी कुछ मुसलमानों के साथ होता है तो उसमें कोई पार्टी खड़ी नहीं होती। वहीं हम अभी अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर्स हुए हैं उस पर समाजवादी पार्टी सब लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वही जब मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग होती है, कुछ भी होता है, तो इस पर कोई ट्वीट कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह से जिस तरह से अभी इस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी पे हावी है वो नहीं होती है। तो मुसलमानों के साथ कुछ नहीं है, मुसलमानों के साथ कोई पार्टी नहीं है, ठीक है, सब अपनी रोटी सेकने के लिए आते हैं। तो इसमें अगर वो लेके चले हैं एक काफिला इम्तियाज़ जलील, तो वो कह रहे हैं कि मैं पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये काफिला लेके जा रहा हूँ और मैं एक संवैधानिक तरीके से जो हमारे उसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं रोड पे एक साइड में लेके जाऊँगा, मैं पूरी रोड को नहीं गिरूँगा ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जब आप एक साइड में प्रोटेस्ट कर रहे होते तो कुछ लोग जो प्रोटेस्ट को ख़राब करना चाहते वो आकर के बीच में कुछ ऐसा कर देते जिसके बाद वहाँ भगदड़ मच जाती है, उसके बाद केसेस होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं मेरी एक पूरी टीम है जो प्रोटेस्ट के साथ चल रही है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा और हम साइड से प्रोटेस्ट लेके जा रहे हैं और हम जाएंगे एकनाथ शिंदे से मिलेंगे और ये बात पूछेंगे कि आपने उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि भाजपा के नेताओं की या सिर्फ बात करें तो आए दिन कोई ना कोई ऐसे भड़काऊ बयान देते रहते हैं जिससे माहौल ख़राब हो जाए। हालांकि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो बहुत ही अच्छे से पेश आते हुए वो चाहते हैं, उनको भी पता है कि हमारी संख्या बहुत ही कम है, तो और इस पर हम बात का बतंगड़ ना बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हालांकि जिस तरह से वो बयान देते हैं ये बहुत ही सोचने वाली बात है, गंभीरता से लेने वाली बात है। हालांकि इस पर केंद्र सरकार को भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए नेता हैं, चाहे वो किसी देश का, किसी राज्य का सीएम हो या कोई भी अन्य नेता हो, वो इस तरह के अगर बयान देता है तो उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि माहौल बिगाड़ने वाली बात की जाती है। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए आप देखें कई स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी हैं जो हैं वो भी इस तरह के बयान देते हैं और उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हों। खुले मंच से आप मुसलमानों को लेकर के कुछ ना कुछ बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने भी कई ऐसी चीज़ें बोली। हालांकि कल उन्होंने एक बात बोली थी कि हम बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ हैं, लेकिन अगर आप देखें रिदा तो जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो कई बुलडोज़र वाली कार्रवाई कर चुके हैं, ठीक है। जो बुलडोज़र जस्टिस चलता है उसके खिलाफ वो कार्रवाई उस पर वो कार्रवाई कर चुके हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप एक्शन नहीं ले सकते, तब उन्होंने बोला है कि हम बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ हैं जी, ठीक है। आप इस तरह के बयान दे रहे हैं एक बार कि मतलब हम, और अगर ज़्यादातर देखें तो ये बुलडोज़र एक्शन या इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं वो सिर्फ मुसलमानों के नाम लेकर के दिए जाते हैं, ठीक है। मुसलमानों को लेके लोग अपनी रोटियां सेकते रहते हैं, ठीक है। आप देखें कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे उस दौरान बीजेपी के एक लीडर थे जो बाद में खेल मंत्री बने थे, उन्होंने बोला था कि देश के इन गद्दारों गोली मारो सालों को। जी। उसके बाद वो मंत्री बना दी, केंद्रीय मंत्री में आ गए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ गए। इस तरह के बयान देख करके वो चाहते हैं कि हमें पॉपुलैरिटी मिले। आप बिहार के एक लीडर हैं उनको भी देखिए, गिरिराज सिंह, वो भी हमेशा मुसलमान, ओवैसी, कांग्रेस
मतलब ज़्यादातर उनका निशाना मुसलमानों पर रहता जी, है। जी। आप हर वक्त बयान देते रहते हैं। अभी आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें ये तो सबको पता था कि पाकिस्तान की एंट्री होनी है और अब वो ऑफिशियली एंट्री हो भी चुकी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जाते हैं वो भी वहाँ के डेवलपमेंट पे बात ना करके सिर्फ पाकिस्तान पे बात करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पाकिस्तान के साथ समझौता करना चाहते हैं। अगर देश के गृह मंत्री जाते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी जो है वो उसके साथ मतलब बात करना चाहती है। लेकिन यही बीजेपी जिसने पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई थी उस वक्त पीडीपी बिल्कुल अच्छी थी, ठीक है। इस तरह के बयान दे करके वो जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि जनता अब इतनी भोली रही है। जनता सब देख रही है कि देश में महंगाई चरम पर है और आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। देश में इतने सारे हादसात हो रहे हैं और आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आप उस मुद्दे पे बात कीजिए जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। देश में जो है ट्रेन हादसे इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, देश में महिलाओं के खिलाफ रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इन पे आप बात नहीं करते, इन पे आप कोई कानून नहीं बनाते, इन पे जो है वो क्या बोलते हैं, कोलकाता में जो केस हुआ था उसमें ममता बनर्जी ने कानून बनाया, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ रोज प्रोटेस्ट होता रहता है। उसके खिलाफ प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, उसके खिलाफ देश के राष्ट्रपति भी बोलते हैं, उसके खिलाफ देश के उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं। तो आप देश में जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, जो खराबी, उन पर बात कीजिए। वही जब अपोजिशन बात करती है इन पे तो आप कहते हैं कि ये राजनीति का तुष्टीकरण कर रहे हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने जो असल मुद्दे हैं उनसे आप भटक रहे हैं। आप जब आए थे, सत्ता में आते हैं तो आप ये बोल के आते हैं ना कि हम ये काम करेंगे, आपका एक रोड मैप होता है, जॉब मैनिफेस्टो दिखाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं बाद में आने के बाद हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन चीज़ों पे अटक जाते हैं। जी जी। तो इसी खबर से मोड़ लेते हुए एक खबर जो है अभी जो बहुत ही सुर्खियों में चल रही है, जो लड्डू का मामला है प्रसादम का, वो बहुत ही मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आंध्रा के तिरुपति मंदिर में लड्डुओं की जो चर्बी, जो लड्डू में जो चर्बी की बात सामने आई है, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 कंपनियों के घी के सैंपल मंगवाए हैं और उसमें से एक कंपनी के घी में मिलावट की बात सामने आई है और उसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने नोटिस देते हुए कहा है कि कारण बताओ, नोटिस जारी किया है उसके लिए, और उसमें कहा है कि इसमें घी की मिलावट में जो बात सामने आ रही है कि आप उस पर अपनी जो है आपत्ति जो है दर्ज कराएं। और साथ ही उसमें दूसरी तरफ जो घी का मामला सामने आया है उसमें ही दूसरी तरफ जो मथुरा के बांके बिहारी मंदिर है उसमें जो पेड़े का प्रसाद मिलता है उसमें भी एक मिलावट की खबर सामने आ रही है, जो उसमें खोया मिलाया जाता है उसमें भी मिलावट की खबर सामने आई है। जो सपा की सांसद है डिम्पल यादव, उन्होंने इस बात को उठाया है और हालांकि भाजपा के जो नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने भी इस मुद्दे को सामने लाया है। उन्होंने कहा है कि जो यूपी का खाद्यान्न भंडार है उसमें कहीं ना कहीं मिलावट की बात सामने आ रही है और भक्तों के साथ खेल हो रहा है, उनके साथ, उनकी आस्था के साथ खेल हो रहा है। उन्होंने ऐसी बात कही। बिल्कुल, जिस तरह से हम देखें कि जिन कंपनी को नोटिस दिया गया वो है AR डेयरी फूड्स, ठीक है। इनको नोटिस दिया गया है, उनको मतलब अब जो मंदिर के पुजारी, उनका कहना है कि सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई है जिसमें मंदिर का जो शुद्धिकरण है वो किस तरह से होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, उस पर बात होगी। वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी CM हैं पवन कल्याण, उन्होंने कहा है कि सरकार अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इसमें जगन मोहन रेड्डी जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो इसमें इंटरफेयर ना करें, YSRCP के कोई भी लीडर उसमें इंटरफेयर ना करें, वो कंपनियां अपने हिसाब से काम करें। वहीं रिदा अगर यहाँ पे बात करें कि जब से ये लड्डू वाला केस सामने आया है, सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं कि उस लड्डू को बनाने वाली कंपनी मुसलमान की थी, उस लड्डू को बनाने वाली कंपनियों में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। हर चीज़ में पाकिस्तान का कनेक्शन हिंदुस्तान में जोड़ दिया जाता है। इसमें जो है लोगों को बच के रहना चाहिए। और अगर देखा जाए लड्डू की बात, तो ये एक श्रद्धा की बात है, ठीक है। धर्म जिसका भी हो वो अपनी श्रद्धा से जीता है। जैसे अभी आपने बोला बांके बिहारी का जो मंदिर है वहाँ पे भी ये चीज़ें सामने आई हैं। डिम्पल यादव ने बोला, ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोला। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह BJP के हैं और उत्तर प्रदेश में BJP की गवर्नमेंट है, ठीक है।
और ये जो डिम्पल यादव हैं ये मतलब देखा जाए तो अपोजिशन में ही हैं, चाहे वो राज्य में हो या सेंट्रल में हो। इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो फ़ौरन इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए, फ़ौरन जांच होनी चाहिए और इसके बारे में लोगों को सही ढंग से एक बात बतानी चाहिए। जिस तरह से लड्डू के मामले में भी मैंने बोला कि कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें चल रही जिससे ऐसा लग रहा है कि ये काम सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि लड्डू जब बना है तो ऐसा नहीं कि मुसलमान की दुकान पे ही बना होगा। प्रसाद जो बनता है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पूरा उसका वो बनाया जाता है, और जिस तरह से तिरुपति में प्रसाद बनता है, रोज़ कितना प्रसाद बनता है वहाँ पर, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जब सामने आती है, इस पर हालांकि सरकार एक्शन ले रही है। सरकार ने काफ़ी खुले तौर पे बोला है कि इसकी जांच ठीक ठाक हो रही है, इसकी जांच ठीक ठाक होगी। लेकिन इसमें जो बीच के जो कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ सांप्रदायिक जो वो चीज़ें तनाव फैलाना चाहते हैं, वो बीच में आते हैं और वो कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे समाज में लोग लड्डू को भूल करके वो किसी और चीज़ पे आ जाते हैं। हालांकि असर ये जो बांके बिहारी जो प्रसाद का मसला सामने आया है, इस पर जो सपा की सांसद है डिम्पल यादव, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है, और दूसरी तरफ भाजपा के जो नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने भी जो प्रतिक्रिया दी है, तो उस पर जो ये तो मामला यूपी का है, तो यूपी के जो नेता हैं, जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने इस बारे में बोलते हुए कहा है कि लोग सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम न फैलाएं कि मिलावट की जा रही है। हालांकि देखा जाए तो दूसरी तरफ आंध्रा में जो मामला आया है वो भी मिलावट का ही है। तो आप दूसरे राज्य में इस तरह से टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले सीएम जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, उनके टाइम से ये मिलावटखोरी की बात सामने आ रही है। हालांकि जो यूपी में जो सीएम रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी कई टाइम से सीएम है, और कई टाइम से ही मथुरा के जो पेड़ों में मिलावट की बात सामने आ रही है, वो बहुत टाइम से बात सामने आ रही है, वो हालांकि अभी बात सामने नहीं आई है। देखिए, तिरुपति मंदिर में लड्डुओं का प्रसाद रोज़ तैयार किया जाता है, रोज़ कम से कम 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और बांटे जाते हैं। वहीं जब हम बात करें कि लड्डुओं में जो ये मिलावट की खबर आई, इसमें बीफ की चर्बी, जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का नाम वो किया गया है। लेकिन अगर आप देखें रिदा, तो इसमें कहीं ना कहीं उस जो लड्डू बनते हैं जहाँ पे, वहाँ का भी हर जगह का एक मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट की भी गलती है। उस मैनेजमेंट को नहीं चाहिए था कि हम सही से इसके बारे में जांच करें। जी बिल्कुल। अगर वहाँ पे सरकार की गलती है, वहाँ पे लोगों की गलती है, तो सबसे बड़ी गलती मैनेजमेंट की है। भाई, आपके यहाँ कुछ आया होगा जो आपके यहाँ मना है खाना, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? या फिर आप ध्यान नहीं देने कि हाँ भाई चलो चलता रहे बस काम, जी, पैसे की कमी तो है नहीं, काम चलता रहे। इस तरह की चीज़ें जब होती तो मैनेजमेंट पे भी एक एक्शन होना चाहिए। उस वक्त जो भी मैनेजमेंट था, कौन सप्लायर है, कौन क्या कर रहा है, ये नहीं, सबसे पहले जो वहाँ पे मैनेजमेंट है, जो उन चीज़ों को देख रहा है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ये गलती कैसे हो गई। क्योंकि आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो चीज़ें भी आती हैं, देखिए कुछ भी चीज़ आती है तो कहीं ना कहीं वो पहले चेक होती है, बिल्कुल, उसके बाद वो यूज़ की जाती है। और जो चेकिंग करते हैं जो लोग वहाँ पे, चाहे वो लैब हो या कुछ भी हो, उनको भी उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिना कार्रवाई के आप कहीं ना कहीं उन लोगों को खाली छोड़ रहे हैं ताकि वो आगे फिर बढ़ करके कुछ ऐसा करें। अभी आपकी गवर्नमेंट है टीडीपी के, वहाँ पे टीडीपी की गवर्नमेंट जाएगी, अगर वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट आई, वो फिर एक एक्शन कमेटी बिठाएगी, ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त जो उस वक्त जब ये केस हुआ था, उस वक्त जो वहाँ का मैनेजमेंट था, उस पर भी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उस पर अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। और देश में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिन पे बहुत बड़े बड़े मतलब रोज़ इतने प्रसाद बनते हैं, भक्तों की भीड़ रहती है, तो ये एक श्रद्धा का मसला होता है, अपने धर्म का मसला होता है। इस पर कुछ भी किसी को भी, हाँ, इस पर किसी को टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके बारे में आप बोलिए, लेकिन इस पर कोई कहीं टिप्पणी ना करे। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि जिस तरह से भाजपा ने बोला है कि इस पर भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं अपने प्रदेश को बचाना चाहती है कि दूसरे प्रदेश में हुआ है तो आप उसके मामले को तूल पकड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो श्रद्धा का मामला है, आस्था का मामला है, उस पर जांच कमेटी बैठानी चाहिए, जांच करनी चाहिए पूरी तरह से। और कहीं अगर दूसरे राज्य में होता है, चाहे यूपी में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, लोगों की आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है। अगर इस तरह के मामले कहीं पर भी सामने आ सकते हैं, जिस तरह से आंध्रा में मामला सामने आया, इस तरह से कहीं पर भी मामला, आप एक मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं
कि तूल ना पकड़ा जाए, भ्रम ना फैलाया जाए इस चीज को? देखिए, इसमें सिर्फ कार्रवाई हो, जी इसमें बात ना हो। जी जिस चीज़ में आप बात करेंगे, आप देखिए जिस दिन ये मामला सामने आया है उस दिन से लेकर के आज तक बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, बीजेपी ही नहीं, देश के और भी जो पार्टियां हैं और भी जो अपोजिशन में लोग हैं, चाहे रेवंत रेड्डी की बात करें, सिद्धरमैया की बात करें, कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करें, तो हर एक इंसान इस चीज़ पे बोल रहा है और वो कह रहा है कि ये श्रद्धा का मामला है, इसमें अगर अनदेखी हुई है तो वो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। और सरकार में उस वक्त कौन थे? वाईएसआरसीपी, जो देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी उसके साथी थी। और बाद में फिर उन्होंने कहा मैं अकेले इलेक्शन लड़ूंगा, इस वजह से टीडीपी के साथ उनका गठबंधन हो गया। टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना का पहले गठबंधन हो गया था, उसके बाद इन दोनों ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। तो इसमें देखा जाए तो गलती बीजेपी की भी है, क्योंकि आप हर चीज़ में उसके साथ खड़े रहते थे, जगन मोहन रेड्डी के साथ। उसके बाद फिर जब ऐसी चीज़ें आ रही तो आप जगन मोहन रेड्डी को दोष दे रहे हैं। मतलब अगर कोई गलत करे तो वो गलत तो उसकी गलती, और अगर वो सही करा तो उसमें हम भी भागीदारी। जी जी। तो कल बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। कल आतिशी मार्लेना ने अपनी सीएम की कुर्सी संभाल ली है और उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए अपने बाजू में जो सीएम ऑफिस में जो एक कुर्सी थी जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठे रहते थे हमेशा, जो विराजमान रहते थे, उस पर उन्होंने उसको छोड़ते हुए दूसरी कुर्सी बाजू में लगा के उस पर बैठते हुए कहा कि ये जो कुर्सी है वो हमेशा अरविंद केजरीवाल जी का वेट करेगी। और मुझे यकीन है, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि दिल्ली की जनता जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं उस पर केजरीवाल को जिताकर उस पर ज़रूर बिठाएगी और मुझे यकीन है कि केजरीवाल जीत कर आएंगे और वो अपना कार्यभार संभालेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि आतिशी जो हैं वो कल उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की आवाम फरवरी में जो दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है उसमें अरविंद केजरीवाल को दोबारा से मुख्यमंत्री बना करके इस कुर्सी बिठाएगी जो कि उन्होंने खाली रखी है। और मतलब ये भी देखा जा रहा था कि जब अरविंद केजरीवाल ने ये बोला था कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, 2 दिन के बाद संडे को बोला था, मंगल को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी वो किया था कि केजरीवाल सिर्फ अपने राजनीतिक जो एक वो है उसकी वजह से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं। हालांकि अगर इस्तीफ़ा देना था, अपोजिशन का ये भी कहना था कि अगर इस्तीफ़ा देना था तो वो पहले दे देते इस्तीफ़ा, जब वो जेल में गए थे। जेल से बाहर आने के बाद वो क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं? और अगर उन्होंने इस्तीफ़ा देना था तो संडे को ही बोलना चाहिए था। उन्होंने संडे को ये क्यों बोला कि हम परसों इस्तीफ़ा देंगे? और अगर देखा जाए तो एक पार्टी के उससे कहीं ना कहीं इंसान एक मीटिंग करता है और एक भरोसेमंद इंसान को ऐसी सीट पे बिठाता है जो उसके बताए रास्ते पे चले। जिस तरह से आतिशी की बात करें, आतिशी 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी और मनीष सिसोदिया के सलाहकार थी। दिल्ली में एजुकेशन पे जो काम हो रहा है, स्कूलों पे जो काम हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं शेयर अगर वो दिया जाए तो आतिशी का ही है वो पूरा। और लेकिन उसके बाद फिर जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए, ये लड़ी, इलेक्शन हारी, उसके बाद जीतने के बाद फिर अब इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया और अब इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो आतिशी पे अरविंद केजरीवाल का भरोसा है, आतिशी पे पार्टी का भरोसा है। हालांकि उससे पहले बोला था कि हो सकता जो वहाँ के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, उनको बना दिया जाए, लेकिन सिर्फ इन्हीं को बना के आतिशी को। बात ये भी चल रही थी कि हो सकता है सुनीता केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन फिर मसला ये हो जाता है कि आप परिवारवाद आ जाता है। इसी तरह अगर हम देखें तो झारखंड में जब मुख्यमंत्री बनाया गया था चंपई सोरेन को, उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि भाई अगर वो कल्पना सोरेन को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं परिवारवाद आ जाएगा। और फिर जब वो बने चंपई सोरेन मुख्यमंत्री, उसके बाद फिर जब ये वापस आए हेमंत सोरेन जेल से, उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो चंपई सोरेन ने जो है इस्तीफा दे दिया पार्टी से। उन्होंने कहा कि पार्टी में मुझे वो इज्जत नहीं मिली है, इस वजह से मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं देश का उत्थान करने वाली पार्टी है, आज नज़र नहीं आते हैं। अगर किसी पार्टी में किसी मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है, उसके बाद किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, बहुत सोच समझ के
एक भरोसेमंद इंसान को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कुर्सी पे बैठ करके वो काम क्या कर रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरह से आतिश जी ने कहा है कि फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीत कर आएगी और जनता पूरे विश्वास के साथ केजरीवाल को इस कुर्सी पर बिठाएगी, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ लगी हुई है और चुनाव प्रचार भी कर रही है। वहीं दूसरी पार्टियां भी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार पर जोर शोर से लगी हुई हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए नजर आ रही है और वहीं पर भाजपा के जो नेता हैं वो कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। इस तरफ दूसरी तरफ खबर भी आ रही थी कि जो कुमारी शैलजा हैं वो कांग्रेस से नाराज चल रही थी। हालांकि कल कुमारी शैलजा ने सामने आकर, मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कांग्रेस के साथ हूं और रहूंगी और मैं कांग्रेस की एक सच्ची सिपाही हूं। और वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि कुमारी शैलजा हमारी बहन है, वो हमेशा कांग्रेस के साथ है और हम सब कांग्रेस के साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे और इस तरह की कोई भी नाराजगी नहीं है और भाजपा खामखा में मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रही है। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।